हाय स्टूडेंट, मैं सुशील कुमार अपने YouTube चैनल 45M विनकुलम एकेडमिक पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक से। उस टॉपिक का नाम है आपका वेक्टर प्रोडक्ट या वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, और सिंपली हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो नोट करते हैं बेटा। फर्स्ट पॉइंट, लेट A, B are any two vectors, sorry, two नॉन जीरो लिखेगा, टू नॉन जीरो एंड नॉन पैरेलल वेक्टर्स, देन A क्रॉस B। तो बेटा जो ये मैंने क्रॉस लगाया इसी के नाम से ये पड़ता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। ठीक है, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, तो दो वेक्टर्स की जब हम डॉट प्रोडक्ट करते थे तो वहां पे डॉट यूज करते थे और यहाँ पे हम क्रॉस का यूज करेंगे। ठीक है, तो A क्रॉस B, देखो इसका फॉर्मूला बन जाएगा A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड और बेटा साइन थीटा, और ये होता है n कैप। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारा ये कोई A वेक्टर है A और ये कोई वेक्टर है B। ठीक है, और इनके बीच में जो एंगल है वो है आपका थीटा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर A एंड B। ठीक है जी। तो अब ध्यान से आप देखिएगा, डॉट प्रोडक्ट में तो सिर्फ यहीं तक चीजें आती थी। ठीक है ना, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट में हम जो बोलते थे। तो बेटा एक चीज यहाँ पे जो ध्यान देने की है वो ये है कि ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B और जो साइन थीटा है, ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड को। और बेटा जो ये एन कैप है ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? डायरेक्शन को। ठीक है, और हम इसको लिखते हैं इट इज ए यूनिट वेक्टर, इट इज ए यूनिट वेक्टर whose direction is perpendicular to A, B and हम बोल सकते हैं टू द प्लेन एंड प्लेन। ठीक बेटा, तो यहां पे आप लिखेगा, इसको मैं बताता हूं और इसी में पॉइंट करके लिखेगा A वेक्टर, B वेक्टर एंड n कैप फॉर्म ए राइट हैंडेड सिस्टम, राइट हैंडेड system when n cap points the direction perpendicular to plane A and B। ठीक है बेटा, चलिए तो इसका पहले अब देखते हैं क्या कहता है ये। तो कोई भी एक वेक्टर था, ये कोई बी वेक्टर था। जब मैं दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो बेटा इस पे यहाँ पे ध्यान से ये समझिएगा, जब मैं कोई भी दो वेक्टर ए क्रॉस बी करता हूं तो बेटा ध्यान रखिए जो इसका आंसर आएगा, मैं मान लेते इसका आंसर सी आता है। ठीक है, और हम वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, तो यहां पर मैग्नीट्यूड और बेटा प्लस डायरेक्शन दोनों ही होगी, इसलिए इसका नाम लिखा हमने वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट दोनों ही चीज को यहां पर ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बेटा, चलिए अब एक जो ये मेरा आंसर सी आता है, इसका मतलब ये है बेटा कि जो सी है, जो आंसर है ए क्रॉस बी करने के बाद जो आएगा वो आंसर परपेंडिकुलर होगा ए के भी और बेटा परपेंडिकुलर होगा बी के भी। तो ये चीज ध्यान रखनी है, यानी कि जो मेरा आंसर आएगा वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। कहने से मतलब ये होगा कि जब मैं इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो जो मेरा वेक्टर आएगा वो इसके भी और इसके भी परपेंडिकुलर होगा, ये जैसे ये। तो ये बेटा क्या आया? एन कैप है। ठीक है, एन कैप आया जो इसके भी परपेंडिकुलर है और बेटा इसके भी परपेंडिकुलर होगा, दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लो ये कोई ए वेक्टर है और बेटा ये कोई बी वेक्टर हुआ, तो जब मैं इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं
ठीक है। जब इन दोनों की मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो इसका आंसर जो आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इन दोनों के परपेंडिकुलर, देखो ये जो वेक्टर है वो इसके भी परपेंडिकुलर है और बेटा इसके भी परपेंडिकुलर होगा। इन दोनों के बीच में कोई भी थीटा चाहे बने, बट ये जो आंसर होगा ये दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ये अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये इस पे भी परपेंडिकुलर है 90 डिग्री और इस पे भी परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री। तो यहां से अगर आपसे कोई भी कहता है कि एक ऐसा वेक्टर फाइंड कीजिएगा जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो बेटा सीधा सीधा जिसके भी परपेंडिकुलर है, ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर है, तो वहां पर आपको क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करना है। यानी कि मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कर दूंगा और जरूरत पड़ने पे मैं इस फॉर्मूले का यूज कर दूंगा, ठीक है बेटा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट। ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझनी है, तभी आप इसके क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए, तो उसमें आप एक नोट करके लिखेगा, नोट इफ ए और बी, इफ वेक्टर ए और बी वेक्टर और बोथ आर नल वेक्टर। बेटा मैंने यहां पे जीरो नहीं लिखा, जीरो का मतलब ये स्केलर नंबर है, पर जीरो पर एरो होगा तो समझ जाने जीरो वेक्टर की बात हो रही है, ठीक है। और बोथ आर जीरो, देन थीटा इज नॉट डिफाइंड। थीटा वहां पर कुछ भी हो सकता है, मान लो हो सकता है ए आपका वेक्टर जीरो हो, नल वेक्टर हो, या बी आपका नल वेक्टर हो, ये दोनों ही नल वेक्टर है। और नल वेक्टर को हमें पता है कि नल वेक्टर में क्या आता है, थीटा आपका डिफाइन नहीं है, आपका जीरो हो सकता है, 90 हो सकता है, 45 हो सकता है, तो वहां पे हम एंगल को एक पर्टिकुलर केस पर्टिकुलर नंबर में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एज जीरो जो नल वेक्टर होता है, हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है, नल वेक्टर हैज नो डायरेक्शन, एंड सो एन कैप इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। यानी कि जो ए क्रॉस बी है बेटा, चाहे तो आपका ये आपका नल वेक्टर है, चाहे आपका ये नल वेक्टर है, चाहे ये दोनों ही नल वेक्टर है, तो इस केस में हम ना ही तो थीटा को डिफाइन कर सकते हैं और ना ही एन कैप। एन कैप का मतलब जो आंसर आएगा उसकी डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो बेटा ये आपका रहेगा नल वेक्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे बेटा, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। देखिए बेटा, मैं मान लेता हूं ये आपके पास में कोई वेक्टर ए है और ये आपके पास में कोई वेक्टर बी है, ए वेक्टर हुआ और ये बी वेक्टर है। थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी, ठीक है जी। चलिए, तो हमें क्या करना है कि देखो मैं इसके एक पैरेलल वेक्टर यहां पर ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है बेटा। तो ये पैरेलल वेक्टर हुआ, इसी के पैरेलल में एक वेक्टर ड्रॉ कर सकता हूं, तो ये फाइनली आपके पास क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। क्या बन गया बेटा, एक पैरेललोग्राम, ठीक है। ये आपका मैं ओ मान लेता हूं, ये ए हो गया, ये बी मान लेता हूं मैं, और बेटा ये सी हो गया आपके पास में, ठीक है। तो मैंने इसका एक पैरेललोग्राम बनाया। अब ध्यान देना, हमें मालूम है कि भाई ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है बेटा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और एन कैप। ये मेरा क्रॉस प्रोडक्ट का केस होता है, ठीक है। जब ये मेरा क्रॉस प्रोडक्ट का केस है तो ध्यान दो आप, अगर मुझे इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हो, मैं यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, ठीक है बेटा। तो मैं इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेटा बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। तो बेस इनटू हाइट यहां पर आप ध्यान दोगे तो बेस इनटू हाइट करूंगा तो बेटा ये मैग्नीट्यूड हो गया, बेस कितना हो गया इसका, इक्वल टू बेस हो गया बेटा ए का मैग्नीट्यूड, और हाइट कितनी हो गई बेटा इसकी,
ये मैं एल मान लेता हूं, हाइट हो गई बेटा इसकी बी एल का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा और अगर हम बढ़ाएं तो बेटा ध्यान दो, ओ ए का मतलब क्या हो बेटा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और बी एल हम लिख सकते हैं इसको बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। अगर मैं ये राइट ट्रायंगल मान लेता हूं और ये साइड निकालूं तो थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर आपको निकालना है और हाइपोटेन्यूस दी हुई है, तो मैं निकालता हूं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है बेटा साइन थीटा, ठीक है। परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, हाइपोटेन्यूस गिवन है, तो परपेंडिकुलर का मतलब हुआ बेटा यहाँ पे बी एल, और एच की वैल्यू कितनी है बेटा, ओ बी, और ये साइन थीटा। तो मैं बी एल को लिख सकता हूं ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ओ बी को क्या लिख सकता हूं बेटा, मैं वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और बेटा ये कितना साइन थीटा। यानी कि कहीं ना कहीं पर आपका जो ओ बी सॉरी बी एल को, ये गलती होगी, सॉरी बी एल आपको मैं लिख सकता हूं बी एल वेक्टर, ठीक है। तो बी एल का जो मैग्नीट्यूड हुआ बेटा वो कितना हुआ, बी साइन थीटा का मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। तो ये कहीं ना कहीं पर देखो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर ये केस हो जाता है ना, तो ये यहां पर ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। और बेटा एन कैप लगा हुआ है, तो हमने पढ़ा है बहुत सारे, हमने फिजिक्स में पढ़ा है या इलेक्ट्रिकल में आपने पढ़ा होगा कि हम एरिया वेक्टर की बार बार बात करते हैं, एरिया वेक्टर एरिया वेक्टर एरिया वेक्टर, ठीक है ना। तो एरिया वेक्टर का मतलब क्या है कि एरिया और उसकी जो डायरेक्शन होती है, हम लेते हैं आउटवर्ड या इनवर्ड, हमेशा जो हम एरिया लेते हैं कहीं पर भी कोई मुझे डेरिवेशन करना है, गोस थ्योरम वगैरह होती है वहां पे डेरिवेशन करना होता है, तो पूरी सरफेस में कोई एक छोटा सा एरिया मान लेता हूं, उसको मैं बोलता हूँ स्मॉल एलिमेंटल एरिया वेक्टर, ठीक है। और डायरेक्शन क्या लेते हैं बेटा, इसकी हमेशा आउटवर्ड लेते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहा है आपका, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द पैरेललोग्राम के, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम को, और एन कैप डायरेक्शन को। यानी कि ये फाइनली अगर मैं ओवरऑल को इसको मिक्स कर दूं तो बेटा ये रिप्रेजेंट करता है एरिया वेक्टर एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है बेटा। तो कितना हो जाता है, यानी कि मैं कहीं पर भी मुझे अगर पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालना हो, तो बेटा मैं क्या यूज कर सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, और ये साइन थीटा, ठीक है। और अगर वो बात करता है एरिया वेक्टर एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो बेटा इसको मैं लिखूंगा ए क्रॉस बी से, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख दूंगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, और बेटा ये एन कैप। तो ये आपका एरिया वेक्टर या वेक्टर एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, और सॉरी ये आपका यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है बस ये, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं ये जो ए क्रॉस बी है वो वेक्टर एरिया रिप्रेजेंट करता है ऑफ ए पैरेललोग्राम को, ठीक है। चलिए आप इसको आगे हैं, यहाँ पे आप नोट करके लिख सकते हैं कि सिंपली ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट एरिया वेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम OACB, ठीक है, हैविंग एडजेसेंट साइड्स A एंड B। तो बेटा ये आपका ध्यान रखना है, जब A और B आपकी क्या है, एडजेसेंट साइड है, A और B क्या है बेटा आपकी एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट करता है, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हो जाएगा एरिया वेक्टर ये, ठीक है। और मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ये नोट कीजिएगा आप इसको। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होती है या क्रॉस प्रोडक्ट जो होती है वो आपकी कम्यूटेटिव नहीं होती है। जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि ए डॉट बी लिखे या बी डॉट ए लिखे, दोनों का ही जो आपका आंसर आता था वो सेम आता था, क्योंकि वहां पर हम डायरेक्शन की बात नहीं करते थे। और डॉट प्रोडक्ट में हमेशा जो आंसर आता है वो स्केलर नंबर आता है, एक रियल वैल्यू आती है आपकी, ठीक है बेटा। और वेक्टर प्रोडक्ट में यहाँ पर मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन दोनों की ही इंपोर्टेंस
हो जाती है तो यहां पर ध्यान रखेगा A क्रॉस B इक्वल्स टू माइनस B क्रॉस A होगा, माइनस B क्रॉस A होगा, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब यहां पे ये होगा कि जैसे आपको A क्रॉस और बेटा B प्लस C करना है, तो आपको मैंने बताया कि भाई A क्रॉस B और आप B क्रॉस A नहीं लिख सकते, माइनस B क्रॉस A लिखना आपको पड़ेगा। तो ध्यान रखने का, जो चीज पहले है वो पहले, यानी कि किसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं, किसकी वो पहले, किसके साथ वो बाद में। तो मैं A की मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना B के साथ में, तो मैं इसको लिखूंगा A क्रॉस B और प्लस में A क्रॉस C। अगर आप इसको चेंज कर देते हैं तो बेटा, अगर आप इसको पहले लिखना चाहते हैं और इसको बाद में, तो बेटा इसको माइनस लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये भी आप C क्रॉस A लिखेंगे। अगर आप इसको रिवर्स कर देते हैं तो ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, C क्रॉस A किस में लिखना पड़ेगा बेटा, माइनस में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखने का, किसकी कर रहे हैं वो पहले, किसके साथ कर रहे हैं वो बाद में। जैसे मैं इसको ऐसे लिखूं कि भाई A प्लस B और क्रॉस में C, ठीक है, या ऐसे लिख लेता हूं मैं इसको, इसी से बताते हैं भाई B प्लस C है और बेटा क्रॉस A है। तो बेटा अब की बार A है, ठीक है ना, तो इसको मैं लिखूंगा B, A की कर रहे हैं ना, तो इसको मैं करूंगा इसके साथ में, तो B क्रॉस A लिखेंगे और फिर बेटा C क्रॉस A, यानी कि जो पहले आ रहा है वो पहले, जो बाद में आ रहा है बाद में, वो चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए अब आप लिखेंगे नेक्स्ट, फॉर एनी थ्री वेक्टर्स A, B, C, देन A क्रॉस B माइनस C। तो बेटा मैं इसको लिखूंगा, वो एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो A क्रॉस B और माइनस में बेटा क्या लिखेंगे, A क्रॉस C। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि A क्रॉस B, अगर आप इसको रिवर्स करते हैं तो ये खुद माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो C क्रॉस A। तो ये चीज ध्यान रखनी है बेटा आपको। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स की बात करें, तो यानी कि नॉन जीरो वेक्टर्स का मतलब यहाँ पे बेटा A भी आपका जीरो नहीं हो सकता है और B भी जीरो नहीं है, यानी कि कुछ ना कुछ वेक्टर्स है वे, ठीक है। तो A क्रॉस B अगर ये जीरो के बराबर हो जाता है और यहां से हमें पता है कि A डज नॉट इक्वल टू और बेटा B डज नॉट इक्वल टू जीरो, दोनों ही नॉन जीरो वेक्टर है, तो बेटा ये कंडीशन जीरो कब होगी, मुझे इसका फॉर्मूला पता है कि A का मैग्नीट्यूड और बेटा B का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, ठीक है। अच्छा जी, और n कैप होता है इक्वल टू क्या बेटा, जीरो। तो ये वैल्यू जीरो कब होगी आपको ये बताना है बेटा, ये वैल्यू जीरो तब होगी जब थीटा क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि साइन जीरो बराबर क्या होता है बेटा, जीरो होता है। और जब साइन जीरो है तो मान लो ये वेक्टर A है आपके पास में और B वेक्टर है आपके पास में, तो बेटा इनके बीच में थीटा जीरो कब होगा, जब ये दोनों ही वेक्टर या तो पैरेलल हो, क्या होंगे बेटा, पैरेलल होंगे, या तो ऐसी कंडीशन में हो या फिर A वेक्टर ये रहा और B वेक्टर ये रहा, ठीक है, या एंटी पैरेलल हो, क्योंकि यहाँ पे थीटा कितना बनेगा बेटा, 180 बनेगा, ये A वेक्टर हुआ और बेटा ये B वेक्टर हुआ, तो थीटा या तो आपका जीरो है, ठीक है, या 180 है। तो थीटा अगर जीरो है, ये जीरो हो जाएगा तो पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो देन मैं कह सकता हूं कि A मस्ट बी पैरेलल टू B, यानी कि अगर आपका दो नॉन जीरो वेक्टर है, A भी आपका जीरो नहीं है, B भी आपका पास जीरो नहीं है, तो बस एक ही कंडीशन बचती है, जब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगी। वो कब पॉसिबल है बेटा, वो तभी पॉसिबल है जब आपके दोनों वेक्टर आपस में कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। तो देन ध्यान रखना है आपका कि फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, तो A क्रॉस B मस्ट बी जीरो वेयर थीटा इज इक्वल टू जीरो, यानी कि दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। और अभी जैसे मैंने शुरुआत की थी वहां पे मैंने पॉइंट लिखवाया था एक आपका
कि भाई ए अगर ए और बी, ठीक है, और बोथ आर जीरो, तो ये मैं यहां पर वहां पर लिखवाया था आपको, ए और बी जीरो है, या तो ए जीरो हो या बी जीरो। ए जीरो होगा तो तब भी आंसर जीरो, बी जीरो होगा तो बेटा तब भी आंसर जीरो, ठीक है। और एक रोज ए और बी दोनों ही जीरो तो तब भी आंसर जीरो। तो वहां पर मैं ये नहीं बता सकता कि भाई इनके बीच में थीटा क्या है। तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखना है कि नॉन जीरो वेक्टर्स की बात कर रहा है या जीरो वेक्टर की बात कर रहा है, ठीक है। तो नॉन जीरो वेक्टर्स में यानी कि वेक्टर ए और बी पैरेलल है, और अगर ए भी जीरो है, बी भी जीरो है और दोनों ही जीरो है, तो वहां पे मैं कुछ भी डिफाइन नहीं है मेरे पास, ना ही तो थीटा को डिफाइन कर सकता हूं, ना ही एन कैप को डिफाइन कर सकता हूं। तो वहां पे सारी चीजें क्या होगी बेटा, अनडिफाइंड कंडीशन में जाती है आपकी, क्योंकि ए अगर जीरो है तो नल वेक्टर की कोई भी डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती, ठीक है जी। चलिए अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, फॉर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है बेटा। तो ये तो चीज हमें मालूम है कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और बेटा ये क्या होगा आपका जेड एक्सिस, ठीक है। और ये कहानी हमें मालूम है कि यहाँ पर आई कैप होता है, यहाँ पर जे कैप होता है, यहाँ पर बेटा क्या होता है के कैप, डायरेक्शन को शो करने के लिए, ठीक है। और तीनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर भी समझ सकते हैं हम, देखो हमने क्या कहा है कि भाई ए क्रॉस बी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, कोई भी वेक्टर ए है और क्रॉस में बी वेक्टर है, तो हमने पढ़ा है कि भाई ए बी साइन थीटा और बेटा एन कैप लगाया हुआ है। तो ध्यान रखना बेटा, ये एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो करता है, और यूनिट वेक्टर खुद का मैग्नीट्यूड बेटा 1 होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आइए हम आते हैं इसी बात पर। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, तो देखो ध्यान से, हमने ये कहा था ये जो आंसर है, ये जो आंसर आएगा पूरा, ये ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी। तो आप बेटा एक चीज बताओ, अगर मैं आई कैप क्रॉस जे कैप करता हूं, तो यानी कि आई क्रॉस जे, तो ये खुद एक वेक्टर और ये खुद वेक्टर, तो इसका आंसर, इसको क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद में मेरा जो आंसर आएगा वो आई के भी परपेंडिकुलर और जे के भी परपेंडिकुलर। तो इस फिगर से आप ध्यान दो अगर, तो ऐसी कौन सी लाइन है जो आई के भी परपेंडिकुलर और जे के भी, बेटा जेड वाली है, जेड है ना, क्योंकि इसके उसके बीच में भी 90 है और इसके उसके बीच में भी 90 है, और यहाँ पर भी क्या है बेटा 90 है। यानी कि जो जेड है, जेड वाली जो लाइन है वो आई के भी परपेंडिकुलर है और जे के भी परपेंडिकुलर है, यानी कि आई क्रॉस जे करोगे तो आंसर मेरा क्या आएगा बेटा, के आएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से बस इसको याद रखने के लिए एक सिस्टम याद रखना आप, आई जे और के, ठीक है बेटा। फॉर क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप आई डॉट जे, जब मैं एक सिस्टमैटिक वे में चलता हूं, आई के बाद जे के बाद के के बाद आई, तो बेटा आंसर हमेशा पॉजिटिव है। तो आई क्रॉस जे किसके बराबर हुआ, के। मैं जे क्रॉस अगर के करता हूं तो बेटा आएगा ये आई, ठीक है। और मैं के क्रॉस अगर आई करता हूं तो बेटा मेरा आंसर आएगा जे, ये, ठीक है भाई। के ये वाली लाइन और आई ये वाली लाइन, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है बेटा, वाई वाली, ठीक है। तो यही ध्यान रखना है आपको, और ये खुद यूनिट वेक्टर्स है, यूनिट वेक्टर यानी कि मैग्नीट्यूड हमेशा इनका 1 होगा, ठीक है। अगर मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाता हूं तो फॉर्मूले से देखो भाई, इसमें मैं फॉर्मूला लगाता हूं, तो आई का मैग्नीट्यूड आई क्रॉस जे का मतलब बेटा आई कैप का मैग्नीट्यूड, बी का यानी कि जे कैप का मैग्नीट्यूड, और साइन थीटा कितना है बेटा इनके बीच में, थीटा है 90, आई और जे के बीच में कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का, और बेटा एन कैप, ठीक है। तो आई कैप मैग्नीट्यूड 1 हुआ, जे कैप मैग्नीट्यूड 1 हुआ, साइन 91, तो 1 × 1 × 1, ये इंटू है, क्रॉस नहीं है, और ये एन कैप, और बेटा एन कैप क्या होता है, डायरेक्शन, यानी कि जो आंसर आएगा उसकी डायरेक्शन, जो आंसर आएगा उसकी डायरेक्शन का मतलब यानी कि आई और जे के परपेंडिकुलर क्या होगा, के, तो इसको मैं लिखूंगा के कैप, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर मैं इसको रिवर्स जाता हूं, जैसे मैंने लिखा भाई के कैप, मैं से लिख लेता हूं, सॉरी जे कैप और क्रॉस में आई कैप। देखो बेटा मैं अब रिवर्स जा रहा हूं, उल्टा, जो मेरी आई जे के वाली सीक्वेंस थी ना, आई से जे
तो के आएगा आंसर, जैसे के तो आई आएगा, और के से आई तो बेटा जे आएगा। इस सीक्वेंस को उल्टा कर देता हूँ, यानी कि जे के बाद आई, जे क्रॉस आई करता हूँ तो बेटा हमेशा ध्यान रखना माइनस के आएगा। और मैं अगर करता हूँ भाई के क्रॉस जे कर देता हूँ तो आंसर बेटा माइनस आई आएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं पर अगर मैं आई क्रॉस के कर देता हूँ तो बेटा आंसर माइनस जे आएगा, ठीक है जी। तो ध्यान रखना, अगर यहां पर मैं अब आई क्रॉस आई कर दूं तो आंसर बेटा क्या होगा, जीरो। क्यों, आई क्रॉस आई में साइन जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, साइन जीरो की वैल्यू पूरे की जीरो हो जाए। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जब सेम होंगे आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तो आंसर हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तो आंसर हमेशा बेटा जीरो। और जब डिफरेंट होंगे तो आपको तीसरी वाली चीज मिलेगी, यानी कि आई क्रॉस जे है तो के मिलेगा, जे क्रॉस के है तो आई मिलेगा, के क्रॉस आई है तो जे मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसमें मैं मान लेता हूं लेट ए कोई वेक्टर है बेटा I1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और बेटा बी वेक्टर में मान लेता हूं आपके पास में B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप। अब मुझे इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। तो बेटा क्रॉस प्रोडक्ट करने का सबसे आसान तरीका होता है आपका एक, या तो आप डायरेक्ट करेंगे, तो डायरेक्ट तो मैं जान नहीं रहा हूं, सीधा हम बात करते हैं। जो हमारा मेन मेथड है वो है डिटर्मिनेंट मेथड, बाय डिटर्मिनेंट मेथड। ये सभी बच्चों को आता भी होगा। तो जैसे मैं कभी भी ए क्रॉस बी करता हूं तो बेटा यहाँ पर डिटर्मिनेंट मेथड, जो मैट्रिक्स में हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे लिख देगा आई, यहाँ पे जे कैप, यहाँ पर के कैप। तो बेटा और यहाँ पे जो पहले है उसके कंपोनेंट, उसके आपके जो कोफिशिएंट है वो लिखना। ए के कोफिशिएंट कितने बेटा, A1 A2 A3 B1 B2 और B3। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। कैसे, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा ए कोई वेक्टर है आपका 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप, और बी वेक्टर है बेटा आपका आई कैप प्लस में 2 के कैप, ठीक है। इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है आपको। ए क्रॉस बी अगर आपको करना है तो आप कौन सा मेथड अपनाएंगे, आई जे कैप के कैप, ठीक है बेटा। और यहाँ पे लिखने का 2 आई के लिए आई का कोफिशिएंट 2, जे का कोफिशिएंट 3 और के नहीं है तो बेटा 0 लिखना आपको, ठीक है। और यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे जे का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 और के का कोफिशिएंट कितना है बेटा 2। अब मैं इसको मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करता हूं तो हमने पढ़ा हुआ है कि मैं इसके लॉन्ग करूंगा तो ये एलिमेंट बाहर रहते हैं ब्रैकेट से, तो आई का मतलब क्या होगा बेटा 6 और इसको इसकी 0। फिर माइनस में हम यहाँ पे माइनस आता है जे करेंगे, तो जे के लिए मैं इसको छोड़ दूंगा, तो 2 2 जब 4 और माइनस में 0, प्लस में के की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो बेटा 2 0 और माइनस में 3, तो कितना हो जाएगा 6i माइनस में 4j और माइनस में 3k, ठीक है बेटा। तो ये चीज ध्यान रखेगा, यानी कि जो मेरा ये आंसर आया ए क्रॉस बी, इसको मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी आता है मेरा ये, मैं इसको आंसर का नाम देता हूं सी वेक्टर। ये भी तो खुद में आप वेक्टर हुआ ना, तो सी वेक्टर। तो इसका मतलब ये है कि जो ये वेक्टर आया वो ए वाले के भी इसके भी परपेंडिकुलर है, यानी कि जो मेरा सी है आंसर है, यानी कि आंसर है जो मेरा वो परपेंडिकुलर है ए के भी, और जो मेरा ये सी है आंसर है वो बेटा परपेंडिकुलर है बी के भी। तो ये चीज आपकी ध्यान रखनी है। या इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है, फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो जैसे ही बोले तो समझ जाने के बाद मुझे ए क्रॉस बी करना है, क्योंकि उन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है बेटा। चलिए स्पेशल केस है आपका, बहुत ही अच्छा है स्पेशल। देखना बेटा जरा ध्यान से, मान लो ये आपके पास कोई ए वेक्टर है और बेटा ये है आपके पास में कोई बी वेक्टर, ठीक है। अच्छा जी, अगर एक बी है तो जब मान लो अगर ये कोई इस पे परपेंडिकुलर है, ये एन कैप है, तो बेटा ये एन कैप तो अंडरस्टूड है ना, ए क्रॉस बी से आया होगा। किससे आया होगा बेटा, ए क्रॉस बी से आया होगा। तो यानी कि ये जो है इसकी भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर, यहाँ पे कितना है बेटा ये थीटा है,
ठीक है। तो यानी कि इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करी, मेरा ये आंसर आया, यानी कि यही तो वैल्यू है ना आपकी ए क्रॉस बी। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा है वी नो कोई भी दो वेक्टर होते हैं, मान लो कोई एम वेक्टर है, डॉट में एन वेक्टर है और ये जीरो, यानी कि इसका मतलब एम, ऐसे समझो वी नो, अगर मान लो कोई एम वेक्टर है और कोई एन वेक्टर है, कोई भी दो वेक्टर है, मैं ए और बी भी ले सकता हूं पर यहाँ पे लिया हुआ है तो इसलिए मैं ले नहीं रहा हूं, तो एम कोई भी वेक्टर, एन कोई भी वेक्टर, तो दोनों ही अगर परपेंडिकुलर है, दोनों ही अगर परपेंडिकुलर है, तो ये बेटा एम डॉट एन क्या कहेगा, एम डॉट एन कहेगा कि बे डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगी जब कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। अच्छा जी, अब यही वाला लॉजिक आप यहां पर भी अप्लाई कीजिए, यही वाला लॉजिक यहां पर अप्लाई कीजिए। देखो इधर भाई ये जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी है, वो बेटा परपेंडिकुलर है किसके, ए के, है या नहीं है भाई, ए क्रॉस बी या एन कैप परपेंडिकुलर है, एन कैप का मतलब ए क्रॉस बी है ना, ठीक है भाई। एन कैप कब आया, ए क्रॉस बी करने के बाद आया आपका, तो ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है ए के बी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ए क्रॉस बी और डॉट में बेटा ए, तो हमेशा क्या होगा, जीरो, ठीक है। अच्छा जी, तो अगर मैं लिखूं भाई ए क्रॉस बी, ये तो परपेंडिकुलर है बी के बी, तो मैं यहां पर ये भी लिख सकता हूं कि भाई ए क्रॉस बी डॉट बी क्या है, जीरो। अब ध्यान दो थोड़ा सा, अगर कहीं पर क्रॉस और डॉट की बात है, क्रॉस और डॉट की बात है, तो अगर ये दो सेम आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे ए एक अंदर एक बाहर, जैसे यहाँ पे बी और बी एक अंदर एक बाहर, और एक बार क्रॉस एक बार डॉट, तो आंसर हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, जीरो। क्या लिख सकते हैं बेटा, जीरो। मान लो कल को आपके पास ऐसा कुछ मिल जाए, एम डॉट एम वेक्टर क्रॉस एन वेक्टर और डॉट में एम वेक्टर, तो पहली तो बात आपको ये समझ जानी है कि भाई एम क्रॉस एन परपेंडिकुलर है एम के, और भाई ये आंसर किसके बराबर होगा बेटा, जीरो के होगा, क्योंकि एम और एम दोनों सेम आए, दो बार आ गया, रिपीट हो गया, एक ब्रैकेट के अंदर और एक ब्रैकेट के बाहर। कल को आपके पास ये चीज आ जाती है भाई ए माइनस बी क्रॉस में सी और डॉट में ए क्रॉस ए माइनस बी, ये कहीं पर भी आ जाए तो वही चीज बाहर और वही चीज अंदर, और क्रॉस और डॉट, तो आंसर बेटा आंख बंद करके लिख देना आप, जीरो। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, और देखो इसको क्वेश्चन कहीं पर है आपका, ए क्रॉस आई कैप डॉट में आई कैप प्लस में ए क्रॉस जे कैप डॉट में जे कैप और प्लस में बेटा ए क्रॉस के कैप और डॉट में के कैप, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। तो ज्यादा सोचना ही नहीं है, जिस बंदे को ये मालूम है कि भाई ऐसा भी होता है लॉजिकली भी, और आपका प्रूफ भी किया हुआ है, तो बेटा देखो आई क्रॉस है डॉट है, क्रॉस है डॉट है और क्रॉस है डॉट है, तो बेटा देखना दो चीज सेम है, दो बार एक ही चीज दो बार लिखा है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के बाहर, तो इसका आंसर बेटा जीरो। जे और ये जे एक अंदर और एक बाहर, क्रॉस और डॉट, तो बेटा ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो आंसर क्या रहेगा बेटा, जीरो रहेगा। बात खत्म हो गई आपकी, कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, ए क्रॉस आई कैप का स्क्वायर क्वेश्चन है बेटा ये, प्लस में ए क्रॉस जे का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के का स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी है बेटा आपको। तो देखो इधर ध्यान से देखना बेटा, देखो यहाँ पे कोई डॉट वगैरह नहीं है, तो ए क्रॉस आई सोल्व करते हैं हम, तो ए वेक्टर में मान लेते हो भाई कोई ए वेक्टर रहा होगा, तो ए आई कैप प्लस में वाई जे कैप और प्लस में जेड के कैप रहा होगा, ठीक है बेटा। तो मुझे करना है ए क्रॉस आई कैप, ठीक है बेटा, तो मैं यानी कि ए में क्रॉस आई कर देना है मुझे, ठीक है। चलिए ये इसकी वैल्यू हो गई, वेक्टर ए आपका ये था और मैंने दोबारा ना लिख के मैंने बेटा इसी में ए क्रॉस आई को यहाँ पे दिखा दिया। तो जब ए क्रॉस आई जब आप करोगे, ए क्रॉस आई जब आप करोगे, तो देखो ध्यान से, तो सेम क्रॉस प्रोडक्ट में हमने बताया था सेम है तो जीरो हो जाएगा, और क्रॉस और डिफरेंट हो जाता है तो बेटा परपेंडिकुलर वाला वेक्टर आता है, तो x
आई क्रॉस आई रहा प्लस में वाई, ठीक है, नंबर है तो, और ये जे क्रॉस आई रहेगा बेटा, ठीक है ना, और ये आपका रहेगा जेड। भाई के पहले है तो पहले लिखना, और आपका आई क्रॉस, तो आप ध्यान देना आई क्रॉस आई दोनों सेम है, तो बेटा ये तो जीरो हो गया। फिर जे क्रॉस आई, और हमने सीक्वेंस पढ़िया आई जे और के, यानी कि आई के बाद जे के बाद के, और के बाद बेटा आई, ये चीज। या फिर वो सर्कल वाला कॉन्सेप्ट कि आई जे और के, ठीक है, तो करते हैं हम। तो ये बेटा उल्टा लिखा हुआ है, आप जैसे आई की तरफ आ रहे हो तो के आएगा पर माइनस में आएगा, तो वाई और के कैप आएगा। के के बाद आई आता है, डेफिनेटली के बाद आई आता है, तो यानी कि बेटा ये क्या आ जाएगा प्लस में जेड जे कैप, ठीक है। फिर आप करोगे कि ए क्रॉस जे आप करना है, तो ए क्रॉस जे जब आप करोगे तो आई एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के कैप आपने किया, और बेटा क्रॉस करते हैं मैं जे कैप के साथ में, तो जे कैप करोगे तो बेटा ये आएगा एक्स आई क्रॉस जे प्लस में वाई जे क्रॉस जे, और बेटा ये आएगा प्लस में जेड के क्रॉस जे। तो देखो ये तो आपका सॉरी आई क्रॉस जे, आई के बाद ये आता है, तो बेटा ये तो आपका बदल गया के में, पॉजिटिव में, और ये जीरो हो जाना है, और ये आपका क्या बना बेटा के क्रॉस जे, पर के क्रॉस जे आप उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, तो माइनस आई, और माइनस आई जब आएगा तो माइनस में जेड आई बन जाएगा आपको, ठीक है। फिर उसी तरीके से आपको करना है बेटा यहाँ पर ए क्रॉस में के, ए क्रॉस के करोगे बेटा एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, और बेटा क्रॉस में के कैप, तो के कैप करते हैं बेटा, ठीक है। तो एक्स आई कैप क्रॉस में के कैप प्लस में वाई जे कैप क्रॉस में के कैप, और बेटा आपके पास है जेड के कैप क्रॉस में के कैप। तो आप ध्यान दो, तो आई के बाद के नहीं आता है, के बाद आया तो ये उल्टा लिखा हुआ है, के बाद आया तो उल्टा लिखा हुआ है, तो माइनस एक्स जे कैप, जे के बाद के आता है, बिल्कुल सही है, और वाई यानी कि ये आई कैप, और ये बेटा ये तो जीरो हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू थी का इसका मतलब हो गया, तो अब मैं इसको अगर फाइनली सोल्व करूं, इसकी वैल्यू पे आता हूं, तो बेटा ये तो बना आपका माइनस वाई के कैप प्लस जेड का स्क्वायर, प्लस में बेटा ये है आपका एक्स के कैप और माइनस जेड आई कैप, प्लस में आपके पास है माइनस आई कैप प्लस में वाई, सॉरी ये जे कैप है और वाई आई कैप है, ठीक है। ये ना बेटा मोड है, यहाँ पे ये मोड लगा लेना बेटा, ठीक है। तो मोड का स्क्वायर ये रहा, और मोड ये रहा, ठीक है बेटा। चलिए अब हमें मोड निकालना था, मोड का मतलब क्या होता है, जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस में जेड स्क्वायर, और अंडर रूट में आते हैं बेटा ये, तो अंडर रूट पर होल स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, अंडर रूट में है होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर है प्लस में वाई स्क्वायर है, अंडर रूट है बेटा होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अगर आप इसको देखते हो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं पर जो आपका वेक्टर ए था उसके मोड का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आंसर आएगा।